दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, हम राजस्थान का कछुआ वंश की इतिहास पढ़ रहे थे, पर पिछली क्लास में स्वाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह की चर्चा किए थे। आज अपन पढ़ेंगे प्रताप सिंह के बारे में। ठीक है, स्वाई प्रताप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रिवीजन करें अपन पिछली क्लासेज का, तो स्वाई ईश्वरी सिंह का टाइम पीरियड था 1743 से 1750 तक। सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में जो युद्ध हुए थे उनकी भी अपन बात किए थे। इनके बीच में पहला युद्ध हुआ था राजमहल, जो टोंक में जगह पड़ती है, वहां पे युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध, 1747 में हुआ था। इसमें ईश्वरी सिंह जीता था, ठीक है, और माधो सिंह हारा था। देखिए, इस युद्ध के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर में सरगासुली या ईसरलाट जो बिल्डिंग्स थी, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए, इसके बाद में बात किए थे अपन जो बगरू का युद्ध, जो 1748 में हुआ था, यानी राजमहल का युद्ध 1747 में और बगरू का युद्ध एक साल बाद 1748 में। इसमें जो ईश्वरी सिंह हारा था और माधो सिंह जीता था। देखिए, इस युद्ध को हारने के बाद ईश्वरी सिंह को माधो सिंह को 5 परगने देने पड़े थे। ठीक है, जैसे मैंने नाम बताया था, मालपुरा, टोडा, टोंक, ठीक है, इसके बारे में बताया था। देखिए, ईश्वरी सिंह जो मराठों के युद्ध जाने से तंग आकर और जो सरगासुली से या सरगासुली में या ईसरलाट में आत्महत्या कर लेता है। अपन यहाँ तक बात कर लिए थे। इसके बाद में बात किए थे अपन माधो सिंह की। देखिए, माधो सिंह का जो टाइम पीरियड था 1750 से 1768 तक रहा था। ठीक है, 1750 से 1768 तक। देखिए, मराठों का कत्लेआम करवाया था माधो सिंह ने 1751 में। फिर एक काकोड़ का युद्ध हुआ था 1759 में मराठों और माधो सिंह के बीच में। इसमें भी जो माधो सिंह जीता था, ठीक है, माधो सिंह जीता था और मराठे हार गए थे। फिर एक युद्ध की और बात किए थे अपन, बटवाड़ा का युद्ध, वो 1761 में हुआ था कोटा वालों और माधो सिंह के बीच में। जो मैं इसकी जो पृष्ठभूमि बता दिया था, किस प्रकार से जो मुगल बादशाह माधो सिंह को जो रणथंभौर का किला देता है, लेकिन वो मुगल बादशाह के अंडर में आता ही नहीं था। तो जो माधो सिंह कब्जा करने के लिए जाता था, कोटा वालों के अंडर में आता था रणथंभौर किला, तो मैं आपको बता दिया था। तो कोटा वाले युद्ध करते हैं, इसमें कोटा वाले जीतते हैं। कोटा का जो इसमें उस समय राजा था शत्रुसाल था। देखिए, कोटा का इस युद्ध में सेनापति था जालिम सिंह झाला। तो माधो सिंह इस युद्ध को हारता है, बटवाड़ा के युद्ध को, जो 1761 में हुआ था। इसके बाद में अपन बात किए थे भी, जो इस युद्ध को फाइनली बटवाड़ा के युद्ध को माधो सिंह हार गया था। इसके बाद में अपन बात किए थे कि भाई जालिम सिंह झाला की भी बात कर लिए थे। फिर माधो सिंह जो निर्माण कार्य करवाता है, तो जयपुर में मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाता है, ठीक है, माधो सिंह। और जो चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। अपन यहाँ तक बात कर लिए थे। अब इसके बाद में बात करते हैं आज कि देखिए, प्रताप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। प्रताप सिंह से पहले एक राजा हुआ था पृथ्वी सिंह, लेकिन उसका इतना इतिहास नहीं, इंपॉर्टेंट इतिहास नहीं, जो एग्जाम की दृष्टि से इतिहास नहीं है, तो इनको अपन छोड़ेंगे और आगे पढ़ेंगे प्रताप सिंह। देखिए, जो प्रताप सिंह का जो टाइम पीरियड था 1778 से 1803 तक रहता है। ठीक है, टाइम पीरियड इनका प्रताप सिंह का 1778 से 1803 तक। सवाई लगा लेना, सवाई प्रताप सिंह। इनकी जो सवाई उपाधि थी मैं आपको बता चुका, सवाई की उपाधि कहाँ से मिली हुई है इनकी। देखिए, अब बात करते हैं आगे सवाई प्रताप सिंह के बारे में। देखिए, मराठे इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे जयपुर वालों का। उधर ईश्वरी सिंह के समय से लगे आ रहे थे मराठे, पीछे पड़ रहे थे। फिर माधो सिंह के टाइम में भी मराठे पीछे पड़ रहे थे। फिर इधर सवाई प्रताप सिंह के टाइम में भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो इनके बीच में एक युद्ध होता है, ठीक है, प्रताप सिंह और मराठों के बीच में तुंगा का युद्ध। ठीक है, तुंगा का युद्ध होता है 1787 में। देखिए, जो तुंगा है भाई, एक जयपुर में गांव पड़ता है, वर्तमान में उप तहसील है तुंगा और बस्सी तहसील के अंतर्गत आता है तुंगा जो गांव है। ठीक है, उप तहसील है, वर्तमान में बस्सी तहसील के अंतर्गत आता है तुंगा। यहाँ पर एक युद्ध हुआ था जो प्रताप सिंह और मराठों के बीच में। मराठे परेशान कर रहे थे। देखिए, मराठों का इस समय एक सेनापति था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेनापति था, बहुत ही शक्तिशाली सेनापति था, महादजी सिंधिया। ठीक है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति था भाई मराठों की तरफ से। लेकिन इस युद्ध में जो प्रताप सिंह का साथ देता है, एक जो जोधपुर वाला, देखिए जोधपुर जो रियासत थी जो प्रताप सिंह का साथ देती है, प्रताप सिंह को भी लग रहा था कि मराठे पीछे छोड़ रहे नहीं है और इनसे अकेला जीत पाना भी मुश्किल है, तो किसी की हेल्प लेनी चाहिए। तो प्रताप सिंह जोधपुर या मारवाड़ की हेल्प लेता है। उस समय मारवाड़ का राजा था विजय सिंह। ठीक है, इधर वाला जो मराठों का महादजी सिंधिया, महादजी जो सिंधिया थे मराठों के सेनापति थे। प्रताप सिंह की जो सहायता करता है जोधपुर वाला विजय सिंह। ठीक है, इस युद्ध को प्रताप सिंह जीत जाता है या जयपुर वाले जीत जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मराठों का एक बहुत ही बड़ा जैसे शक्तिशाली सेनापति था महादजी सिंधिया, इस युद्ध में हारता है। बहुत किरकिर हुई थी, मराठों को भगा भगा के मारे थे इन्होंने जो जयपुर वाले। ठीक है, अब इस युद्ध को हार गए तो मराठे भी एक प्रकार से थोड़े दब गए कि भाई इसमें जो बड़ा या शक्तिशाली सेनापति था उसकी हार हुई है। तो आसपास की रियासतों में एक प्रकार से भय हो गया था कि मराठों को हराया और बड़े सेनापति को हराया जयपुर वालों ने। ठीक है, तो इसमें हेल्प जोधपुर वालों ने की थी या मारवाड़ वालों ने भी की थी जयपुर की, तो अपन यहाँ तक बात कर ली। इसमें मराठे हार गए। ठीक है, ध्यान दे लेना भाई, जो तुंगा का युद्ध। देखिए 2010 के जो मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन था भाई, तुंगा के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दे लेना इस बात में। आरएस मेंस में क्वेश्चन था 2 नंबर का, तुंगा युद्ध के बारे में आप क्या जानते हो। तो अब ध्यान रखना इस बात का। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन तुंगा के युद्ध के बाद में। भाई एक पाटन का युद्ध और हुआ था इनके बीच में। ठीक है, वही जयपुर वाले और मराठों के बीच में हुआ था। जयपुर का साथ वापस ही जोधपुर देता है। ठीक है, देखिए इस युद्ध में, पाटन के युद्ध में महादजी सिंधिया ने आया था। ठीक है, लेकिन महादजी सिंधिया ने आया था, एक अंग्रेज जो सेनापति था इनका साथ देता है, डी बॉय करके एक नाम था। ठीक है, डी बॉय जो फ्रांसीसी सेनापति था इनके साथ का। ठीक है, जो डी बॉय था ये फ्रांसीसी था और प्रताप सिंह का जो साथ देता है इसमें वही जोधपुर का विजय सिंह साथ देता है। ठीक है, जोधपुर वाला ही था विजय सिंह। लेकिन पाटन का युद्ध जो था इसको मराठे जीत जाते हैं। ठीक है, मराठे जीत गए थे इस युद्ध को। देखिए अब इसकी थोड़ी सी मैं बात बताऊं आपको कि एक बार भाई जो इसको तुंगा के युद्ध को जीतने के बाद एक खुशी मना रहे थे जयपुर वाले और जो जोधपुर वाले। तो किसी कवि ने कह दिया या एक प्रकार से ताना मार दिया कि अगर जोधपुर वाले नहीं हो तो जयपुर वालों को तो हरा दे ये मराठे। ठीक है, तो इस प्रकार से ताना कस दिया। तो जयपुर वालों को लगा कि अगर ये भाई जोधपुर वाले हो नहीं हो तो अपन तो अपने का कुछ मतलब ही नहीं है। इनका भाई ताने का जो इनको लगा कि भाई थोड़ा गलत लगा, कोई कवि ने कह दिया था भाई जोधपुर वाले साथ नहीं देते तो जयपुर वालों को तो हरा देते मराठे, तो इनको बुरा लगा। तो ये युद्ध वापस करते हैं पाटन का युद्ध। अब पाटन के युद्ध में जाते हैं जोधपुर वालों को साथ लेकर जयपुर वाले। लेकिन पाटन के युद्ध में मराठों से मिल गए थे एक प्रकार से जयपुर वाले, मराठों से बातचीत करते हैं कि हम भाई यहाँ पे धरातल पे तो है युद्ध में भाई एक प्रकार से भाई नाम मात्र के हैं, लेकिन आपको हराना है जोधपुर वाले को। हम जोधपुर वालों की अच्छे से भाई सहायता नहीं करेंगे, नाम मात्र के लिए युद्ध लड़ेंगे ओनली जोधपुर वाले और मराठे जो आप। तो जयपुर वाले न्यूट्रल हो जाते पाटन के युद्ध में, तो इस युद्ध को हार जाते हैं और जोधपुर वालों को हरा देते हैं। एक प्रकार से जोधपुर वालों की भाई जोधपुर वाले मारे जाते इसमें। ठीक है, तो पाटन के युद्ध को मराठे जीत गए थे। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं भाई इस युद्ध में भाई फूट हो गई थी अपने यानी इनके बीच में, जयपुर वाले और जोधपुर वालों के बीच में। तो एक देखिए थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि भी अगर इसमें आपसी फूट नहीं होती तो इस युद्ध को भी जो जयपुर वाले जीत जाते और मराठे एक बहुत ही बड़े स्तर पर अपनी हार मानने को तैयार हो जाते और राजस्थान से बिल्कुल
भाई निकाले जा सकते थे उस समय मराठे, या ठीक है, मराठों को परमानेंटली भगाया जा सकता था, लेकिन ये फूट इनके परेशानी बन गई थी, ठीक है। तो पाटन का युद्ध हुआ था और एक टूंगा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि देखिए विजय सिंह से जब ये हार गए भाई पाटन के युद्ध में, जोधपुर वाले भी हार गए एक प्रकार से, भाई जयपुर वालों के साथ लड़ रहे थे जोधपुर वाले, लेकिन जयपुर वाले भी हार गए और जोधपुर वाले भी हार गए। अब मराठे युद्ध अर्जाना मांगने लग गए विजय सिंह से, ठीक है, विजय सिंह से युद्ध अर्जाना मांगने लग गए। तो विजय सिंह परेशान हो गए, भाई युद्ध अर्जाना भाई मैं किस प्रकार से दूं, भाई मैं क्यों दूं युद्ध अर्जाना, हम तो जयपुर वालों की तरफ से लड़े थे, लेकिन ये युद्ध अर्जाना मराठे भी छोड़ते नहीं थे, वे किसी की तरफ से भी लड़ते थे लेकिन ये पैसे लेते थे। तो विजय सिंह परेशान हो गया, विजय सिंह परेशान हो गए, भाई सोचा भी इनका क्या इलाज किया जाए। तो विजय सिंह ने प्लान तैयार किया, और जो एक इनका सेनापति था मराठा जयप्पा शिंदे, देखिए जयप्पा शिंदे की हत्या कर दी थी विजय सिंह ने। ठीक है, विजय सिंह ने मराठों के युद्ध जाने से परेशान होकर मराठों के जो सेनापति जयप्पा शिंदे की हत्या कर दी थी, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। देखिए जयप्पा शिंदे की हत्या कर दी तो मराठे और उग्र हो गए, ठीक है, मराठे उग्र हो गए तो जोधपुर वालों का पीछा नहीं छोड़े पैसों बिना, ठीक है। जयप्पा शिंदे की हत्या तो कर दी, लेकिन और जो बचे हुए मराठे थे या उनके सरदार थे वो पैसे मांगने आए। जो देखिए विजय सिंह को इतना परेशान कर दिया था कि उस समय जो अजमेर का तारागढ़ किला था जो जोधपुर वालों के अधिकार में आता था, ठीक है, तो विजय सिंह ने मराठों को अजमेर का जो तारागढ़ किला देकर संधि की थी या समझौता किया था, ठीक है, आप नोट कर लेना कि विजय सिंह को मराठों को अजमेर का तारागढ़ किला देना पड़ गया था, ठीक है, पाटन के युद्ध के बाद में, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एक और युद्ध हुआ था मालपुरा का युद्ध। देखिए मालपुरा का युद्ध हुआ था 1800 में, ठीक है। देखिए जो मालपुरा का युद्ध हुआ था, देखिए प्रताप सिंह के और जो जोधपुर वालों के बीच, यानी सॉरी जोधपुर वाले वापस जयपुर वालों को साथ देते हैं, और मराठों के बीच में हुआ था, जयपुर और मराठों के बीच में जयपुर वालों को साथ देते हैं जोधपुर वाले। लेकिन इस समय अब जोधपुर का शासक भाई विजय सिंह नहीं था, भीम सिंह था, ठीक है। ठीक है, मालपुरा का युद्ध होता है प्रताप सिंह प्लस भीम सिंह वर्सेस मराठे, प्रताप सिंह भीम सिंह और मराठों के बीच में। प्रताप जो भीम सिंह जोधपुर वाला था प्रताप सिंह का साथ दे रहा था और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। देखिए इस युद्ध को भी मराठे जीत जाते हैं। अब मराठे जीतने शुरू हो गए थे भाई, ठीक है। देखिए मराठों का इसमें सेनापति था दौलतराव सिंधिया, ध्यान रखना। मराठों का जो सेनापति था इसमें इस युद्ध में मालपुरा के युद्ध में दौलतराव सिंधिया था। इसमें जोधपुर का जो शासक था या राजा था भीम सिंह था और प्रताप सिंह का साथ दे रहा था, ठीक है। इसमें मराठे जीत जाते हैं और जयपुर और जोधपुर वाले हार जाते हैं। पर यहाँ तक पढ़ ले, जो युद्धों की बात कर ले, जो प्रताप सिंह के समय में जो युद्ध हुए थे, तो ये देखिए अपन 3 युद्धों की बात हैं, एक तो तुंगा का युद्ध और एक पाटन का युद्ध और मालपुरा का युद्ध। अब इसके बाद में अपन सांस्कृतिक या साहित्यिक उपलब्धियों की बात करते हैं या स्थापत्य कला की बात करते हैं। जो प्रताप सिंह की जो स्थापत्य कला थी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो प्रताप सिंह की एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही है जो राजस्थान के इतिहास में या स्थापत्य कला के बारे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, हो महल का निर्माण। देखिए स्थापत्य कला में बहुत ही रुचि रखता था स्वयं प्रताप सिंह थे, जो इन्होंने
हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में, ठीक है। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। देखिए हवा महल जयपुर में इस जगह राजस्थान में, राजस्थान की भाई राजधानी है वर्तमान में जयपुर, ठीक है। तो राजधानी में भी जो हवा महल ऐसी जगह पर बनाया गया है या बना हुआ है, एक किस्मत मान लो हवा महल की भाई, उसको हर जगह पर दर्शाया जाता है। कभी किसी ने, यानी राजस्थान के जो कल्चरल जो भी पोस्टर बनते हैं उन पोस्टरों पे भी हवा महल का अपने को चित्र मिल जाता है, यानी अपनी जो किताबें हैं पुस्तकें उनके ऊपर भी अपने को हवा महल का चित्र मिल जाता है, ठीक है। देखिए हवा महल में ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने लायक नहीं है, लेकिन उसकी जो आकृति बनी हुई है वो उसके जो बाहर से देखने की जो आज ट्रेंड बन गया है हवा महल का, तो उसी को देखा जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा अंदर कुछ भी नहीं है भाई, ज्यादा कुछ अब वर्तमान में छोटा एक म्यूजियम बना दिया गया हवा महल में अंदर, तो उसमें कुछ चीजें रखी हुई है, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था अंदर से कोई देखने लायक। हालांकि इसके लिए बस कहा जाता है कि भाई हवा महल बनाया गया, अंदर से जो रानियां इसमें तीज और गणगौर की सवारी देखा करती थी, इसलिए बनाया गया था, ठीक है। अपन बात करते हैं, देखिए 1799 में बनाया गया था। इसके जो वास्तुकार थे लालचंद उस्ता थे, ठीक है। देखिए उस्ताद का थोड़ा ध्यान रखना है, ये उस्ताद होता है, अपन गांव में बोलते हैं उस्ताद या उस्ताद। देखिए किसी भी काम के ज्यादा एक्सपर्ट या जानकार को अपन उस्ताद या उस्ताद बोलते हैं गांव में। आज भी कोई भी काम हो उसका जो एक्सपर्ट होता है उसको उस्ताद या उस्ताद बोलते हैं। तो उस्ताद या उस्ताद से ये उस्ता हो गया, पर पूरा तो बोला नहीं गया होगा उस समय, या बोलते नहीं थे बोलने में उस्ताद या उस्ता, तो उस्ता थोड़ा इनको ठीक लगा हुआ है, सरल लगा हुआ, तो लालचंद उस्ता हो गया, ठीक है। तो वास्तुकार, तो वास्तुकला के जानकार बहुत एक्सपर्ट थे, इसलिए ये उस्ताद थे, तो लालचंद इनका नाम था, तो लालचंद उस्ताद नाम ध्यान रखना। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो हवा महल है ये 5 मंजिला है, ठीक है। 5 मंजिला है हवा महल जो। देखिए इसकी जो मंजिलों के नाम थोड़ा स्पेशली ध्यान रख लेना। कल ही जो सेकंड शिफ्ट थी वनपाल को जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन था कि भाई हवा महल की कितनी मंजिलें हैं, ठीक है। जयपुर में स्थित हवा महल की कितनी मंजिलें हैं, तो 5 मंजिलें हैं। इनके देखिए जो मंजिलों के नाम भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। 5 मंजिलों के नाम देखिए, सबसे जो ऊपर वाली मंजिल है हवा मंजिल है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले नीचे से बात करते हैं, तो आप इस प्रकार से याद रख लेना। पहली जो सरद मंजिल है, देखिए मैं नीचे से बता रहा हूं आपको, आप ये मत कर लेना कि भाई जो मैं लास्ट वाली ऊपर वाली जो हवा मंजिल है वो पहली मंजिल है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, ये फर्स्ट मंजिल है सरद मंजिल, ठीक है। तो देखिए फिर दूसरी जो मंजिल है पर जो रत्न मंदिर है, ठीक है, रत्न मंदिर, ये दूसरी मंजिल है। और जो तीसरी मंजिल है ये विचित्र मंदिर है, ये तीसरी मंजिल है। और जो ये चौथी मंजिल है ये प्रकाश मंदिर है। और 5वीं मंजिल है जो हवा मंदिर है। देखिए मंजिल मत लिखना, इनको जो मंजिलों के नाम आगे मंदिर लगाना, ठीक है। इसकी जो मंजिलों के आगे, ठीक है, एक मैं भी देखो गलती से यहाँ पे मंजिल लगा दिया हूँ, लेकिन आप मंदिर लगाना इसके आगे, ठीक है। तो सबसे निचली मंदिर जो मंजिल है सरद मंदिर है उसका नाम, जो सेकंड जो मंजिल है उसका नाम है रतन मंदिर, फिर तीसरी है जो थर्ड है विचित्र मंदिर, फिर फोर्थ या चौथी है प्रकाश मंदिर, और जो 5वीं या 5th जो मंजिल है वो हवा मंदिर है, ठीक भाई। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। बस सबसे नीचे रहेंगे जो भी मकान में भी अपन रहते हैं भाई, नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर में, तो उसमें सरदी लगती है, तो उस प्रकार से सरद मंदिर नाम याद रख सकते हो आप। फिर ऊपर जाएंगे तो कुछ अपने को रत्न से दिखाई देंगे, थोड़ा थोड़ा उजाला आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रत्न मंदिर होगा। फिर तीसरी मंजिल पे जाएंगे तो थोड़ा अलग सा लगेगा अपने को, तीसरी मंजिल पे आगे 2 चढ़ के आए हैं तो विचित्र मंदिर होगा। फिर ऊपर जो चौथी मंजिल पे जाते भाई ज्यादा ही प्रकाश आ जाता है, एक प्रकार से
वह सूर्य भी जल दिया जाता है तो उजाला भी थोड़ा जल्दी आएगा ऊपर वाली मंजिलों पे। तो चौथा हो गया प्रकाश मंदिर, और फिर 5वीं पे जाते ही तो हवा लगेगी अपने को, तो इस प्रकार से हवा मंदिर। ठीक है, शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि जो हवा महल है ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है हवा महल जो। तो इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि हवा महल के जो किसके मुकुट के समान बताया गया, हवा महल की जो ऊपर जो कला है या ऊपर की जो डिजाइन है, तो ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है हवा महल के जो डिजाइन है, जो इसकी आकृति है। ठीक है, जो आकृति है कृष्ण जी के मुकुट के समान है, आप ध्यान रख लेना। देखिए जो ये हवा महल है इसमें छोटी छोटी जालियां या झरोके एक प्रकार से, ठीक है, ये छोटे छोटे झरोके हैं। तो देखिए खिड़कियां बड़ी होती हैं, ये छोटे झरोके हैं। तो इन झरोकों के बारे में कहा जाता है कि भाई 953 झरोके हैं। ठीक है, 953 झरोके बताते हैं इसमें। भाई आप कभी जाए तो गिन लेना, अगर आपको सम टाइम मिले तो। ठीक है, आप गिन सकते हो। तो 953 झरोके हैं। देखिए जो इन झरोके से ये इसलिए बनाया गया था, भाई पहले भाई राज परिवार की जो महिलाएं थी उनको बाहर नहीं आने देते थे, थोड़ा स्ट्रिक होता था उनका मामला। तो जब तीज की सवारी निकाली जाती थी या गणगौर पूजी जाती थी गणगौर के समय, तो आम जनता तो तीज की सवारी को देख ले, लेकिन जो राज परिवार की महिलाएं गई भाई हम कैसे देखें, इनको बाहर भी ज्यादा आने नहीं दिया जाता था। तो भाई राज परिवार की महिलाएं भी बहुत ज्यादा होती थी, तो वे एक जगह से तो देख नहीं सकती, वहां भी उनकी भीड़ हो जाए। तो इनके लिए जो इनको भाई क्या इलाज किया जाए, इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो वहां पे ठीक जगह पे जो हवा महल बना दिया गया और इसके 953 झरोके बनाए गए थे। तो एक एक झरोके से एक एक महिला आराम से देख सकती है। अब ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना तीज व गणगौर की सवारी देखने के लिए। ठीक है, रानियां जो तीज व गणगौर की सवारी देखती थी जो इन झरोकों से, हवा महल के झरोकों से। अभी आप बता दें, मैं आपको जो भी जो हवा महल बनवाया था जो सवाई प्रताप सिंह ने। देखिए अब बात करते हैं भाई इनके जो ये कविताएं भी लिखते थे, जो सवाई प्रताप सिंह जो कविताएं लिखते थे, तो इनके काव्य गुरु थे। ठीक है, गणपति भारती। ठीक है, गणपति भारती इनके काव्य गुरु थे। ठीक है, देखिए जो काव्य गुरु गणपति भारती थे प्रताप सिंह के, देखिए ये जो अपनी पुस्तक यानी कविताएं लिखते थे, ये ब्रजनिधि के जो टाइटल से कविताएं लिखते थे। ठीक है, प्रताप सिंह ब्रजनिधि के जो टाइटल से कविताएं लिखते थे। ठीक है, देखिए ये इनके संगीत गुरु भी थे, जो सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु भी थे। ठीक, चांद खान। ठीक है, भाई संगीत में रुचि रखते थे तो संगीत गुरु या संगीत सिखाते थे चांद खान। और काव्य जो कविताएं लिखते थे तो जो कविताएं सिखाते थे गणपति भारती सिखाते थे। देखिए इनकी एक पुस्तक थी जो चांद खान की, जो देखिए सौर सागर। ठीक है, सौर सागर इनकी एक पुस्तक थी। देखिए चांद खान को एक उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, बुद्ध प्रकाश। देखिए सवाई प्रताप सिंह ने दी थी। ठीक है, सवाई बुद्ध प्रकाश चांद खान को उपाधि दी गई थी, सवाई प्रताप सिंह ने ही दी थी। ठीक है, तो ये उपाधि थी चांद खान की। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि
प्रताप सिंह ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का भी आयोजन करवाया था। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह वह संगीत में रुचि रखते थे, तो संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ठीक है, संगीत सम्मेलन आयोजित करवाया था जयपुर में। देखिए इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता जो संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने की थी। ठीक है, अध्यक्ष देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे संगीत सम्मेलन के, जो सवाई प्रताप सिंह आयोजन करवाए थे इस संगीत सम्मेलन के। देखिए इस सम्मेलन में जो राधा गोविंद संगीत सार पुस्तक नाम की जो पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, राधा गोविंद संगीत सार पुस्तक थी। ठीक है, जो ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा यह सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था, संगीत सम्मेलन का आयोजन, इसके अध्यक्ष देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। और इसमें जो ये सम्मेलन में अलग अलग जो कवि वगैरह आए हुए थे उनके द्वारा एक पुस्तक तैयार की गई थी सभी के द्वारा मिलकर, राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है, संगीत की पुस्तक थी। तो आप ध्यान रखना भाई, जो सवाई प्रताप सिंह द्वारा सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था उसकी अध्यक्षता देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने की थी और पुस्तक तैयार की गई थी सम्मेलन में, राधा गोविंद संगीत सार। अब इसकी बात कर लिया अपन। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं अब चित्रकला की। देखिए चित्रकला की अगर बात करें तो सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल था जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल था। देखिए सवाई प्रताप सिंह ने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना भाई, जयपुर में चित्रकला स्कूल की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन में आएगा सवाई प्रताप सिंह, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए तो ये भाई इनके जो मुख्य चित्रकार थे लालचंद उस्ता थे। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जो चित्रकला स्कूल में जो मुख्य चित्रकार थे लाल सिंह थे भाई। ठीक है, लालचंद थे भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना, लालचंद। देखिए जब मैं हवा महल का जो वास्तुकार बता रहा था वो लालचंद उस्ता बताया था, वो लालचंद उस्ता अलग थे और जो ये लालचंद जो मुख्य चित्रकार थे ये अलग थे। ये थोड़ा ध्यान रखना, लालचंद उस्ता को मत मान लेना मुख्य चित्रकार। कहीं उधर ऑप्शन में आए कि लालचंद उस्ता और लालचंद, और आप कहीं लालचंद उस्ता पर लगा दो, वो वास्तुकार थे हवा महल के, और ये लालचंद है जो मुख्य चित्रकार थे अलग है। ठीक, देखिए लालचंद जो थे वो चित्रकला में तो रुचि रखते ही थे, लेकिन सबसे ज्यादा रुचि रखते थे पशुओं की लड़ाई के चित्र, पशुओं के चित्र बनाते थे। ठीक है, पशुओं के चित्र बनाते थे, तो पशुओं की लड़ाई का चित्र इनका मुख्य चित्र था। लालचंद का जो मुख्य चित्र रहा है पशुओं की लड़ाई का चित्र, या पशुओं से संबंधित चित्र बनाते थे। ठीक है, देखिए अब सवाई जैसे प्रताप सिंह की बात करते हैं आगे अपन, कि इन्होंने जयपुर में तमाशा जो लोक नाट्य था उसको भी लोकप्रिय बनाया था। ठीक है,
सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जो जयपुर में तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में तमाशा लोक नाट्य शुरू हुआ था। देखिए, जो तमाशा जो लोक नाट्य है ये मूलतः महाराष्ट्र का है। ठीक है, ठीक है, जो तमाशा लोक नाट्य मूलतः महाराष्ट्र का है। देखिए, बंशीधर इसके जो कलाकार थे, बंशीधर भट्ट, ये महाराष्ट्र के थे। बंशीधर भट्ट थे जो प्रताप सिंह महाराष्ट्र से बंशीधर भट्ट को जयपुर बुलाते हैं और इनको कहते हैं कि आप यहाँ पे तमाशा करिए, जयपुर में तमाशा दिखाइए। तो बंशीधर भट्ट को तमाशा के जो कलाकार थे उनको महाराष्ट्र से जयपुर बुलाए थे प्रताप सिंह। तो ये ध्यान रखना। देखिए, अब आगे बात करते हैं कि जो भट्ट जो एक कास्ट होती है, ये अपनी कला में अलग ही प्रकार से निपुण होती है, अच्छे से कला कर लेती है, ये ख्याल वगैरह दिखाया करती है। ठीक है, तमाशा दिखाती है। ये देखिए, इनके लिए कहा जाता है कि भाई जयपुर में अलग से एक कॉलोनी बसाई गई थी और वहां पर जो भट्ट परिवार है, भट्ट जो कास्ट थी, वो निवास करती है वर्तमान में भी जयपुर में। ठीक है, उस कॉलोनी का नाम है या उस कस्बे का नाम है जयपुर में ब्रह्मपुरी। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ब्रह्मपुरी में भट्ट परिवार रहते हैं आज भी। देखिए, थोड़ा नोटिस करो तो आलिया भट्ट, वो भी अच्छी सी कला कर लेती है भाई। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये याद दिलाने के लिए थी भाई ये बात को, आलिया भट्ट की। तो वो भी इन्हीं के परिवार से होगी। बंशीधर भट्ट से थोड़ा बहुत लेना देना होगा, इन्हीं के परिवार से होगी या इन्हीं की कास्ट से, तो है ही भाई, अच्छे से कला कर लेती है आलिया भट्ट। तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। अब आगे बात करते हैं भाई, प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे। ठीक है, प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे। ठीक है, देखिए, इनको गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता था। ठीक है, 22 विद्वान रहते थे इनके जो प्रताप सिंह के दरबार में। अलग अलग विद्वान थे भाई, कोई संगीत का विद्वान था, कोई चित्रकला का विद्वान था। ठीक है, कोई कविताओं का विद्वान था। तो इस प्रकार से 22 विद्वान थे, उनको प्रताप बाईसी कहा जाता था पहले, फिर आगे चलकर इनको गंधर्व बाईसी कहा जाने लगा। देखिए, पुराणों में गंधर्व बाईसी की अपन बात करते हैं, पुराणों से भी मिलती है जो गंधर्व है। देखिए, एक जाति होती है गंधर्व, जो इस जाति का जो काम होता है नाटक वगैरह करना। तो इस प्रकार से पुराणों से लिया गया है जो गंधर्व है, जो शब्द है जो। तो पहले प्रताप बाईसी कहा जाता था, जो 22 विद्वान थे उनको। फिर बाद में आके पुराणों के आधार पर इसका नाम रखा गया गंधर्व बाईसी। ठीक है, गंधर्व एक जाति मिली, बाईसी जाति थी पहले पुराणों में। देखिए, इनको रहने के लिए एक स्थान बनवाया था प्रताप सिंह ने, गुणीजन खाना। ठीक है, प्रताप सिंह ने गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी या 22 विद्वानों को रहने के लिए गुणीजन खाना का बनवाया था। ठीक है, देखिए, अपन यहां तक बात की है प्रताप सिंह की। प्रताप सिंह के सबसे इंपॉर्टेंट जो उपलब्धि रही है आज के यानी साहित्य में देखा जाए या स्थापत्य कला में देखा जाए, तो एक हवा महल बहुत ही फेमस है। ठीक है, अदर स्टेट में बात करें तो राजस्थान की बात आती है तो जयपुर की बात आती है, जयपुर की बात आती है तो हवा महल की। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हवा महल की एक अच्छी सी पोजीशन बनी हुई है भाई। हर यानी जयपुर या राजस्थान की कोई भी
कल्चरल गतिविधि होती है या तो उस पर हवा महल की या जल महल वगैरह जो इम्पोर्टेंट जो भी है इनकी जो फोटोज अपने को देखने को मिल जाती है। वैसे बीचों बीच जयपुर के हवा महल, ठीक है, बड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था 1799 में। उसका जो वास्तुकार थे लालचंद उस्ता थे। 5 मंजिला इमारत है जो हवा महल है, ठीक है। मैं मंजिलों के नाम बता दिया हूँ आपको। सबसे जो नीचे वाली है, पहली जो मंजिल है नीचे वाली शरद मंदिर है, फिर जो दूसरी है रतन मंदिर है, तीसरी विचित्र मंदिर, फिर चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर, ठीक है। रानियां तीज और गणगौर की सवारी देखती थी इससे, इन झरोकों से। 953 झरोके मैं बता दिया हूँ आपको। तो अपन यहाँ तक बात करें, देखिए सवाई प्रताप सिंह कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना 2 दिन की और क्लास रहेगी। 2 दिन में कछुआ वंश कंप्लीट हो जाएगा अपना। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन जगत सिंह सेकंड, ठीक है। जगत सिंह सेकंड पढ़ेंगे प्रताप सिंह से आगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।